हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आज हम बात करेंगे इंडियन जीडीपी के अंदर जो -23.9% का कॉन्ट्रैक्शन आया है उसके बारे में। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ के रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन जीडीपी में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन आया है इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक। और जब से इंडियन गवर्नमेंट ने जीडीपी का डेटा क्वार्टरली देना शुरू करा है यानी कि 1996 से, तब से लेके आज तक ये सबसे स्टीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन है। यानी कि 1996 से लेके आज तक ये जीडीपी ग्रोथ रेट में सबसे बड़ी गिरावट है। और इसके अलावा जीवीए की ग्रोथ रेट में भी 22.8% की गिरावट आई है इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, यानी कि अप्रैल से लेके जून तक। अब जीडीपी और जीवीए में फर्क क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किसी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेजर होता है और ये किसी कंट्री की एनुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है और ये इकोनॉमिक आउटपुट देता है कंज्यूमर साइड से। और जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये सम होता है उस कंट्री की जीडीपी का, नेट सब्सिडीज का और टैक्स कलेक्शन का। ये जो जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया था इसके पीछे कोई बहुत छुपी हुई वजह नहीं है। सारी दुनिया को पता है जो पेंडेमिक आया था इसकी वजह से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एकदम से सस्पेंड हो गई थी और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो लॉकडाउन्स लगाए गए थे उनकी वजह से ही ये जीडीपी इतना नीचे गई है। और जो सेक्टर्स इस जीडीपी डाउन होने की वजह से सबसे ज्यादा हिट हुए हैं वो है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल्स एंड माइनिंग। और सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ आई थी और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन ये जो पॉजिटिव ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ये कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ये है सिर्फ 3.4%। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो नेगेटिव ग्रोथ है बाकी सेक्टर्स में वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में है -39.3% और कंस्ट्रक्शन के अंदर है -50.3%। इसके अलावा ट्रेड, होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है -47% और अदर सर्विसेज जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस सर्विसेज में है -10.3%। और अगर इन सबका एवरेज निकाले तो जीवीए यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड के अंदर है -22.8% और टोटल जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है -23.9%। अब ये तो हमें गवर्नमेंट के डेटा से पता चल गया कि जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया है और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है और उसके पीछे की हमें वजह भी पता चल गई कि इस पेंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी इतना नीचे चली गई है। लेकिन टेक्निकली ऐसा क्या हुआ? कौन सी चीज घट गई, कौन सी चीज बढ़ गई जिसकी वजह से इकोनॉमी पे इतना असर पड़ा है? मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करा जाता है? आइए उन्हें देखते हैं। किसी भी इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है वो चार चीजों पर डिपेंड करती है। पहली है प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरी है डिमांड जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर्स, तीसरी है डिमांड जनरेटेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर्स और चौथी है एक्सपोर्ट्स। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट कंजम्पशन का है और इस क्वार्टर के अंदर वो प्राइवेट कंजम्पशन 27% गिर गया है। और सेकंड जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस का है और इस क्वार्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस का इन्वेस्टमेंट 47% गिर गया है। थर्ड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है द नेट एक्सपोर्ट डिमांड। इसका यह मतलब है कि एक क्वार्टर के अंदर जितना हमने एक्सपोर्ट करा और जितना हमने इंपोर्ट करा उन दोनों का हम एवरेज निकालते हैं और वो एवरेज अगर पॉजिटिव होता है तो ग्रोथ पॉजिटिव है और अगर वो नेगेटिव होता है तो ग्रोथ नेगेटिव है। वो एक अलग बात है कि इस क्वार्टर के अंदर इस सेक्टर ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, मतलब हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है और इंपोर्ट कम किया है, लेकिन उसका इकोनॉमी पे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हम पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पे हैं और जैसे ही हालात थोड़े से नॉर्मल होंगे हमारा इंपोर्ट एकदम से बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली ये भी नेगेटिव होने वाला है क्योंकि एक्सपोर्ट हम उतना ज्यादा पहले भी नहीं करते थे और अब भी नहीं करते हैं, तो एक्सपोर्ट पे तो खास फर्क नहीं पड़ा है। हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा गिरा है और उसको हम जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे फिर से रिकवर कर देंगे। तो वो जो नेट एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी आने वाले क्वार्टर में नेगेटिव ही हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी पे और बुरा असर पड़ेगा। फोर्थ कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर पे खर्चा करती है उससे भी जीडीपी ग्रोथ रेट को फायदा मिलता है और वो फायदा ऐसे मिलता है कि जब गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट कंपनीज को जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए चीजें खरीदती है वो भी प्राइवेट सेक्टर से ही खरीदती है। तो खरीद के प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुंच जाता है और पैसा प्राइवेट कंपनीज को पहुंच जाता है और जब प्राइवेट कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ेगा
तो उससे भी जीडीपी ग्रोथ रेट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ऑन पेपर तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 16% इंक्रीज हुआ है, लेकिन जीडीपी को उसका बेनिफिट नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ है और ना ही किसी और तरीके से सोशल वेलफेयर पे खर्चा हुआ है। सिर्फ एक गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और वो है हेल्थ सेक्टर में, या तो टेस्टिंग में या लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने में। और उस एक सेक्टर की वजह से जीडीपी को कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ है, क्योंकि उससे कोई अर्निंग तो हुई नहीं किसी को, और जो अर्निंग हुई भी है वो बहुत नेग्लिजिबल सी है। तो इसको ऑन पेपर तो हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। इसे भी हम नेगेटिव नहीं तो न्यूट्रल कंसीडर कर सकते हैं। इसने जीडीपी को पॉजिटिव वे में कोई फायदा नहीं पहुंचाया। इस जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अदर फील्ड्स में इंप्लीकेशंस आएंगे, उसमें सबसे पहला है जॉब्स। और जिन सेक्टर्स की सबसे ज्यादा हालत खराब है वो है कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। और ये दो सेक्टर्स ही इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन दोनों सेक्टर्स की हालत इतनी खराब है कि पुराने लोगों की जॉब्स जा रही हैं और नए लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो कुल मिला के अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। सेकंड है इनफॉर्मल सेक्टर। जीडीपी का जो करंट सिनेरियो है, रियल में हालत उससे बहुत ज्यादा खराब है। और वो इसलिए क्योंकि जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ही लेते हैं। लेकिन इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन स्मॉल स्केल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़ी हुई है, और उन दोनों सेक्टर्स की ही सबसे ज्यादा हालत खराब है। और उन दोनों सेक्टर्स के डेटा को हम जीडीपी ग्रोथ रेट के अंदर काउंट ही नहीं करते। तो अगर हमें सही में जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है तो हमें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर और स्मॉल स्केल सेक्टर, इन तीनों का डेटा कलेक्ट करना चाहिए और उनके बेस पे जीडीपी ग्रोथ रेट काउंट करनी चाहिए। और तब आपको पता चलेगा कि जीडीपी का जो डेटा है वो कितना भयानक है और हालत कितनी बुरी हो गई है। थर्ड है बैंक्स। जब भी जीडीपी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है बैंक्स के ऊपर, और इस जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन का भी बैंक पे बहुत बुरा असर पड़ा है। और वो असर ये है कि बैंक के बैड लोन्स बढ़ गए हैं। बैड लोन्स का मतलब है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और जो बैंक के लॉयल कस्टमर्स थे, बैंक से लोन लेने के बाद बैंक को रीपे करते थे, उनकी भी हालत ऐसी हो गई है कि वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली बैड लोन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं और लोगों की सैलरी भी कट हो रही है। अब आप ये बोले कि बैंक का एनपीए बढ़ने से सैलरी कट का या फिर जॉब लॉस का क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि जो छोटे व्यापारी थे जिन्होंने बैंक से छोटा लोन लिया हुआ था, उन्होंने कुछ एम्प्लॉय रखे थे और उनको सैलरी भी देते थे। लेकिन अब उस बेचारे का काम ही नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा? या तो एम्प्लॉय को हटाएगा या उनकी सैलरी को कम करेगा। और उधर उसका काम नहीं चल रहा है तो बैंक को रीपे भी नहीं कर पा रहा है। तो दो जगह इसका इंपैक्ट पड़ा है, इनफैक्ट तीन जगह। पहली जगह तो ये कि बैंक को पैसा वापस नहीं मिल रहा, दूसरा इस बिजनेस करने वाले को, इस बेचारे का बिजनेस डूब रहा है, और तीसरा उन एम्प्लॉयज को जो इस बिजनेस में काम करते थे, उनकी जॉब जा रही है और सैलरी कट हो रही है। फोर्थ है खुद इकोनॉमी। जीडीपी हमारे एक्सपर्ट्स की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है, और अब एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो फुल ईयर जीडीपी होगी उसकी हालत और भी वर्स होगी। और एक्सपर्ट्स की एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो फुल फाइनेंशियल ईयर जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होगा वो अप्रोक्सीमेटली 7% होगा। अब जैसा कि लोगों की इनकम बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन भी कम होगा, लोग कम से कम सामान खरीदेंगे। और अगर कंजम्पशन कम होगा तो बिजनेसेस की सेल्स कम होगी, और अगर बिजनेसेस की सेल्स कम होगी तो बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कम होगी। और ये दोनों ही डिसीजन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये वॉलेंट्री होते हैं, आप इसके लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे मुश्किल हालात में सिर्फ एक ही बॉडी ऐसी है जो जीडीपी को बूस्ट कर सकती है, और वो है गवर्नमेंट। और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, चाहे वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, लोगों को सैलरी पे करने के लिए हो, या डायरेक्ट लोगों को बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। इस तरीके से तो जीडीपी को हम शॉर्ट या मीडियम टर्म में रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ढंग से और इनफ अमाउंट में पैसा खर्च नहीं करा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा जीडीपी को रिकवर करने में। या फिर इंडियन गवर्नमेंट मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट के सजेशंस को भी अडॉप्ट कर सकती है, जिसके अकॉर्डिंग जीडीपी को एक एडिशनल 3.5% का बूस्ट मिलेगा। इन सजेशंस में पहला सजेशन है हायर प्रोडक्टिविटी थ्रू प्राइवेटाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज कर सकती है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के साथ होना चाहिए।
वरना कल को ऐसा ना हो कि जब हालात नॉर्मल हो जाएं, हमारी जीडीपी नॉर्मल ट्रैक पे आ जाए, तब इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्राइस इतने हाई हो जाएं कि हालत दूसरे तरीके से खराब हो जाए। इसका एक ऑल्टरनेटिव और भी है। इस प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंडर भी कंसीडर कर सकती है। सेकंड सजेशन है इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लैंड मार्केट्स हैं, गवर्नमेंट की खुद की मार्केट है जिसका किराया गवर्नमेंट लेती है, तो उन मार्केट्स का किराया गवर्नमेंट को 20 से 25% तक कम कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ्स हैं, उनको भी 20 से 25% कम कर देना चाहिए। यानी कि जो बिजली का बिल है वो 20 से 25% कम कर देना चाहिए। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए और बिजनेसेस का जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी कम करना चाहिए, ताकि लोगों को कम टैक्स देना पड़े और लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। थर्ड सजेशन है एफिशिएंट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंस करे, उनको सस्ते लोन दे और जो लोन का रेट है वो कम से कम 3.5% तक कम करे। इसके लिए गवर्नमेंट की एक पुरानी स्कीम थी मुद्रा योजना, लेकिन वो मुद्रा योजना उतनी एफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट को एक और स्कीम लेके आनी चाहिए जो इससे बड़े स्केल पे हो, उससे ज्यादा बड़े अमाउंट पे लोन दे सके और उसका इंटरेस्ट रेट भी काफी कम हो। फोर्थ सजेशन है बैड बैंक्स। ये टेक्निकली एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। ये क्या करती है, ये कमर्शियल बैंक से उसके बैड लोन्स यानी कि एनपीएस को परचेज कर लेती है डिस्काउंटेड प्राइस पे और फिर डिफॉल्टर्स से मनी को रिकवर करने की कोशिश करती है, उन्हें एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करके। या तो ये उनका इंटरेस्ट रेट कम कर देती है या फिर उनके ईएमआई के अमाउंट को कम करके उनके रीपेमेंट के पीरियड को बढ़ा देती है या फिर उनकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करके मनी की रिकवरी करती है। तो दोस्तों अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि अगर इस बुरे हालात से हमें कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट है। लेकिन इस हालात के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का ये बोल देना कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान की तरफ से है, तो ये उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अगर गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए और एक कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आने वाले दौर में क्या हालत होगी दोस्तों, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।